हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ और बेहद ही खौफनाक कहानियाँ लेकर। दोस्तों, अगर आपके साथ कभी भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हो। आपकी स्टोरीज सुनाने में मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। अब बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ, जो कि हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर सुनील जी ने। आइए आगे की कहानी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। मेरा नाम सुनील है। बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आज से तकरीबन 5 साल पहले की है। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और अक्सर मेरी नाइट ड्यूटी ही रहती है। सर्द जाड़े का मौसम था। मैं उस सुनसान रास्ते में अकेले अपने ट्रक से जा रहा था। आगे की लेफ्ट साइड वाली खिड़की टूटी हुई थी, जिसकी वजह से गाड़ी चलाते समय ठंडी ठंडी हवाएं मुझे पूरा हिला दे रही थी, जिसकी वजह से मैं ठीक से गाड़ी चला भी नहीं पा रहा था। अब क्योंकि पहाड़ी रास्ता था तो जैसे जैसे मैं पहाड़ी चढ़ रहा था ठंड भी बढ़ती जा रही थी। दोनों साइड से वो रास्ता जंगलों से घिरा हुआ था। मैं ठंड को झेलते हुए आगे बढ़े जा रहा था। रास्ता एकदम सुनसान और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। ट्रक की हेडलाइट ही एक सहारा थी जो उस रास्ते में थोड़ी रोशनी कर रही थी, और मैं उसी के सहारे आगे बढ़ रहा था। मैं पहाड़ी रास्ते को पार करके एक हाईवे पर पहुंच गया था, जो कि दोनों साइड से ही जंगलों से घिरा हुआ था। गाड़ी की हेडलाइट की वजह से मुझे पेड़ पर उल्टे लटके चमगादड़ दिखाई दे रहे थे, और बीच बीच में कुछ चमगादड़ उड़ते हुए भी दिख रहे थे। मैं लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़े जा रहा था, और बीचों बीच मेरी नज़र उन चमगादड़ों पर भी पड़ रही थी कि तभी मेरी नज़र हाईवे के साइड झुकी हुई एक पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ पर मुझे एक औरत जो कि चमगादड़ों की तरह उल्टी लटकी हुई थी उस पर पड़ी। मैंने एकदम झटके से ज़ोरदार ब्रेक मार दी और गाड़ी उस हाईवे में घसीटे खाते हुए पलट गई। मुझे काफ़ी ज़ोर से गहरी चोटें आ गई थी, और ठंड की वजह से मेरा शरीर मेरा साथ देना बंद कर रहा था। ट्रक के अंदर ही मैं बेसुध पड़ा था और उस पेड़ की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। वो जो भी चीज़ थी मुझे तो नहीं पता, पर वो चीज़ अभी भी पेड़ पर बिल्कुल वैसे ही उल्टी ही लटकी हुई थी और लगातार मेरी तरफ बहुत ही अजीब ढंग से घूर रही थी। मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई थी। मैं ऐसी हालत में आ गया था कि मेरा पूरा शरीर ही काम करना बंद कर दिया था। उसकी आंखें मुझे नहीं दिख रही थी। आंख की जगह सिर्फ काला गड्ढा दिखाई दे रहा था जो एकदम गहरा था। पल भर के लिए ही उसकी आंखों में देखने पर मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरे शरीर से मेरी रूह निकल गई हो। मेरा पूरा हलक जाम हो गया था उसे देखकर। लगातार उसका मेरी तरफ देखना और उसका वो डरावना चेहरा मेरी जान निकाल रहा था। मैं मन ही मन खुद से बोले जा रहा था कि आज तो ये मेरी आखिरी रात है। और फिर मैंने अपने मन को शांत किया और ट्रक से निकलने की कोशिश करने लगा। इस दौरान मेरी नज़र उस पेड़ पर ही थी। एक हाथ से अपने पूरे शरीर का भार संभालना कोई आसान काम तो था नहीं। फिर भी मैं खुद को विश्वास दिलाते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश किए जा रहा था। थोड़ी देर में मैं पूरी तरीके से असमर्थ होकर थक हार कर ट्रक में ही पड़ा रहा। फिर जब मैंने उस पेड़ की तरफ देखा तो देखा कि वो जो भी चीज़ थी वो मेरी तरफ ही बढ़े जा रही थी। उसका पैर ज़मीन से काफ़ी ऊपर था। उसके चेहरे में एक अलग ही गहराई थी। ना चाहते हुए भी मेरी नज़र सीधा उसकी आंखों में देख रही थी, जिसे देखकर मुझे लग रहा था कि मानो मैं किसी अंधेरी खाई में गिरा जा रहा हूँ। उस डरावने मंजर को देखकर मेरी एक ज़ोरदार सी चीख निकल पड़ी। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था और उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को एक अस्पताल में पाया। मुझे अस्पताल तक कौन लाया मुझे नहीं पता। मेरी नज़र अस्पताल में लगे कैलेंडर पर पड़ी तो मैं एकदम हैरान हो गया था, क्योंकि आज पूरे 18 दिन गुजर गए थे। मैं सोच में पड़ गया था कि वो 18 दिन कैसे बीते
और मुझे अस्पताल तक कौन लाया। मेरे घर वालों को भी कोई खबर नहीं थी क्योंकि मैं एक दूसरी स्टेट के अस्पताल में था। उसके बाद मैंने ही अस्पताल से ही अपने घर में फ़ोन लगाया और अपना हाल उन्हें बता दिया। उसके बाद मेरे घर वाले आकर मुझे ले गए। यूँ तो मुझे ठीक इस बारे में नहीं पता, लेकिन कुछ समय बाद मुझे इस बात का पता चला कि वो चुड़ैल जो कि मैंने देखी थी उसे आसपास के लोग किचकंडी बुलाते थे और वो एक औरत की आत्मा रहती थी। कहते हैं कि किचकंडी आत्मा बहुत ख़राब होती है और बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है और ये सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही देखी जाती हैं। अक्सर ये अपने शिकार को जान से मार देती हैं, लेकिन मैं उसके सामने से ज़िंदा बच के आ गया था और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरे साथ घटी ये घटना मुझे आज भी रातों को सोने नहीं देती। मेरी ज़िंदगी का एक काला सच बन चुकी है ये, जिसे मैं चाह कर भी भुला नहीं सकता। फ़िलहाल मैंने ट्रक ड्राइविंग का काम छोड़ दिया है और अभी खुद का एक छोटा सा बिज़नेस कर रहा हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि कभी ना कभी मैं ये सारी बात भूल जाऊँ। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। ये कहानी झारखंड में घटी हुई है और ये झारखंड के एक परिवार के साथ घटित हुई थी। दरअसल उस समय दिवाली आने में अभी कुछ टाइम बाकी था। वहाँ पर एक औरत थी जो कि अपने 2 बेटे और बहुओं के साथ रहा करती थी। बड़ी वाली का बेटा था, लेकिन छोटी वाली निसंतान थी, यानी उसका कोई बच्चा नहीं था। एक रात छोटी बहू किसी कारणवश जाग जाती है और उठकर वो किचन की तरफ जाने लगती है। अब जब वो किचन की तरफ उठकर जाती है तो वो देखती है कि उसकी सास कुछ बहुत ही अजीब चीज़ें कर रही है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि काला जादू था। अपनी सास को इस तरह की हरकत करते देख वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाती है और ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा भी जाती है। वो चुपचाप दबे पाँव वहाँ से चली जाती है। इसी तरह वो रोज़ रात में जागकर एक दफ़ा अपनी सास को वो सब करता हुआ देखा करती थी और उसकी सास भी हर रोज़ कुछ न कुछ काली प्रक्रिया करती रहती थी। कहीं ना कहीं उसकी सास को कुछ टाइम बाद उस पर भनक हो गई थी, पर वो अपनी बहू को कुछ भी नहीं बोली। एक रात इसी तरह उसकी छोटी बहू अपनी सास को काला जादू करते हुए देख रही थी। तभी अचानक से उसकी सास बोलती है, बहू तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी सास की ये बात सुनकर वो एकदम घबरा जाती है, क्योंकि उसकी सास ने उसे देखा नहीं था। फिर भी उसे कैसे पता चल गया? ये बात उसकी बहू को रास नहीं आई और वो अपनी सास से ये सवाल करने लगी कि आपने तो मुझे देखा ही नहीं, फिर आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ आपको देख रही हूँ? उसकी सास ये जवाब देती है कि मैं तुम्हें पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम रोज़ रात को मुझे ये सब करते हुए देखती हो। उसकी बहू फिर पूछती है कि आपकी नज़र तो मुझ पर पड़ती नहीं थी, तो फिर आपको कैसे पता कि मैं आपको देखती रहती हूँ? अब दोस्तों, इस बात पर उसकी सास ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप ज़रूर डर जाओगे। उसकी सास जवाब में बोलती है, तुम्हें नहीं पता कि अभी भी कोई तुम्हारे आसपास भटक रहा है। उसकी बहू अब थोड़ा डर जाती है और पूछती है कि कौन? फिर उसकी सास जवाब में ये कहती है कि इस घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, हर चीज़ की खबर मुझे रहती है। मेरा राज जानना चाहोगी? उसकी बहू उसके पास बैठे बैठे पसीने से पूरी भीग चुकी थी। उसकी सास बताती है कि मैं उन काली शक्तियों से अपना काम करवाती हूँ जो किसी भी साधारण व्यक्ति को अपने कब्जे में ले सकती हैं। अभी भी तुम्हारे आसपास वो सब मंडरा रहे हैं, लेकिन तुम उन्हें देख नहीं सकती, पर हाँ, महसूस ज़रूर कर सकती हो। कई प्रेतात्माओं को मैंने अपने कब्जे में कर लिया है और मैं उनसे अपना सारा काम करवाती हूँ। इसी दिन के बाद से दोनों सास और बहू मिलकर रात में काला जादू करने लगी और धीरे धीरे बहू भी काला जादू सीख रही थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहा और होली के ठीक एक दिन पहले का समय आ गया, यानी कि होलिका दहन वाला दिन। वो एक ऐसे काम को अंजाम देने वाले थे जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते थे। रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम होगा। छोटी बहू और सास दोनों मिलकर अपनी बड़ी बहू के कमरे में चुपचाप घुसते हैं
और उसके बेटे को रात के समय गोदी में उठा लेते हैं और जंगल की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों ही लोग उसके बच्चे पर काला जादू करने लगते हैं और आज वो दोनों उस बच्चे को काले जादू की मदद से मारकर दोबारा जिंदा करने वाले थे। रात भर वो लोग बच्चे पर काला जादू करते हैं और सुबह सवेरा निकलने से पहले ही वो लोग बच्चे को जंगल में ही दफनाकर आ जाते हैं। उसके बाद वो घर में आकर एकदम शांति से अपने कपड़े बदल कर सोने के लिए चले जाते हैं। जब सुबह होती है तो बड़ी बहू अपने कमरे से जोर जोर से चीख मार रही थी और सबको चिल्लाकर बुला रही थी। उसके बगल में सोया उसका पति भी जाग जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा गायब है। आज होली का दिन है और इनके परिवार में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई थी। दिन भर सभी लोग बच्चे को खोजते हैं, आसपास के मोहल्ले वाले और जाने और अनजाने सभी लोग, लेकिन उनका बच्चा कहीं पर भी नहीं मिलता। फिर रात हो जाती है। नींद तो किसी को आनी नहीं थी, लेकिन सभी लोग रोते बिलखते एक टाइम ऐसा आता है कि सो जाते हैं। लेकिन बड़ी बहू अपने बच्चे के चलते नहीं सो पाती, वो जाग रही थी। रात में जब 2 बजे तो सास और छोटी बहू दोबारा जंगल में जाते हैं और उस बच्चे को दोबारा कब्र से निकाल देते हैं और एक बार फिर से उसके ऊपर काला जादू करने लगते हैं। पड़ोस की ही एक औरत उन्हें जंगल में जाते हुए देख लेती है और उस टाइम पर उन दोनों ने ही कपड़े बहुत ही अजीब ढंग के पहने हुए थे। जैसे ही वो औरत उन लोगों को वहाँ से जाता हुआ देख लेती है, उनके जाते के साथ ही वो औरत तुरंत भागकर उनके घर चली आती है और उनके घर जाकर ज़ोर ज़ोर से उनका दरवाज़ा पीटने लगती है। घर में उसकी बड़ी बहू जाग रही होती है, इसलिए वो तुरंत ही दरवाज़ा खोल देती है। वो औरत उसे सब कुछ बता देती है कि किस हालत में उसने उसकी सास को देखा है और उसकी छोटी बहू को भी। ये बात सुनकर वो तुरंत ही जंगल की तरफ भागती है। उसके साथ ही वो औरत भी वहाँ पर जाती है। वो दोनों ही एक साथ जंगल में पहुँचते हैं और अपनी सास को काला जादू करते हुए देख लेती है। सामने ही उसका बेटा ज़मीन पर पड़ा हुआ था और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, पर वो सब्र से काम लेना चाहती थी। इसीलिए वो उस औरत को अपने घर में भेज देती है जो उसके साथ थी और वो औरत घर के सभी लोगों को बुलाकर वहाँ पर ले आती है। कुछ टाइम बाद सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनका बेटा अपनी माँ को इस हालत में देख लेता है और छोटा बेटा अपनी बीवी को भी देखकर आग बबूला हो जाता है। उसके बाद वो लोग उस सास और बहू को तुरंत पकड़ लेते हैं और सभी लोगों से बोलने लगते हैं कि इन्हें पकड़ लो और इनके साथ कुछ बहुत बुरा करो। गांव के सभी लोग उन दोनों सास और बहुओं को पकड़ लेते हैं और गांव के ही एक पेड़ के पास बिठाकर उन्हें जिंदा जला देते हैं। लेकिन असली समस्या तो उन दोनों सास और बहू को मरने के बाद होती है। दरअसल उनका बच्चा भी मर चुका था और वो सास और बहू भी अब मर चुकी थी। लेकिन वो जो सास और बहू थी, क्योंकि वो काली विद्या में बहुत ज़्यादा लीन थी, इसीलिए उन दोनों की आत्मा अब गांव में भटकने लगती है और अब वो उस गांव पर एकदम श्राप बनकर टूट पड़ती है और धीरे धीरे इस श्राप ने गांव को खाना शुरू कर दिया था और सभी लोग इससे बहुत ज़्यादा आतंकित हो गए थे। अब तो लगभग हर महीने गांव में एक व्यक्ति की मौत हो जाती थी। ये सिलसिला लगभग अगले 4 सालों तक लगातार चलता रहता है और अगले 4 सालों में एक एक करके बहुत ही रहस्यमय ढंग से उस औरत के परिवार के बाकी बचे हुए सभी लोग मारे जाते हैं। और एक और जो बहुत रहस्यमय बात थी वो ये कि जैसे ही उनका परिवार पूरी तरीके से ख़त्म होता है, उन आत्माओं का आतंक थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद धीरे धीरे वो लोग भी मरने लगते हैं जिन्होंने उन्हें मारने में उनके घर वालों का साथ दिया था। ट्रक ड्राइविंग के लिए मैं भी एकदम नया था। दरअसल मैंने हाल ही में इसे शुरू करा था। 6 महीने पहले तक मैं एक ऑफिस में जॉब करता था और अब जो ये मेरा काम था, इसमें मुझे ऑटो मैकेनिक पार्ट्स को इधर से उधर ले जाना होता था और इस जॉब से मुझे अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता था, जिससे मैं अपना गुजारा तो आराम से चला लेता था क्योंकि मैं एक बैचलर था।
मेरे लास्ट 6 महीने हैं, वो मेरे पहले वाले 9 से 5 वाली जॉब से कहीं ज़्यादा बेहतर है। मुझसे वो झेला ही नहीं जा रहा था। उस ऑफिस में बैठे रहो और दिन भर बस काम करते जाओ। खाली सड़क मुझे ज़्यादा पसंद है। हर दिन मैं एक नई जगह पर घूमता और मुझे नई जगह जानने को मिलती और देखने को मिलती। पर कहते हैं ना, चीज़ें कभी भी एक जैसी नहीं रहती, या फिर वैसी कभी नहीं होती जैसा कि हम उन्हें देखते हैं। सेम ये चीज़ मेरे साथ भी हुई। अपनी आखिरी यात्रा के बाद मैं फिर से कभी भी इस काम को नहीं करना चाहूँगा। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। उस रात भी मैं कुछ सामान की डिलीवरी करने के लिए जा रहा था। अब जो रास्ता मैंने चुना था वो काफ़ी हद तक एकदम सुनसान सा था और काफ़ी ज़्यादा पुराना भी। उस रास्ते में, इस सड़क में लगभग हर तरफ सिर्फ पुरानी बिल्डिंग्स जो कि टूटी फूटी हालत में रहती है एकदम, वही थी। और इंसान तो बस मुश्किल से दिख जाए तो बहुत बात है। दिन भर मैं लगातार ड्राइव करता रहा और उसके बाद रात भी हो गई। मैं भी लगातार ड्राइव करे जा रहा था। आसमान में तारे चमक रहे थे और मैं बीच बीच में रुक रुक के उन तारों को देखता और लगातार फिर चलने लगता। अब जिस रोड पर मैं जा रहा था वो रोड इतना खाली था, लगभग पिछले 15 मिनट से मैंने एक भी जिंदा इंसान को नहीं देखा था। और यकीन मानिए, भले आप कितने ही बहादुर क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अकेले होते हो तो आपके माइंड में जो थॉट्स आते हैं वो आपको अंदर तक डरा सकते हैं। अब इसी बात को मैंने थोड़ा चेंज करने के लिए ट्रक का रेडियो चालू कर दिया। बट मज़े की बात ये थी कि उस जगह पे रेडियो सिग्नल्स थे ही नहीं। मैं ये कर ही रहा था कि अचानक से मुझे सामने की तरफ से साइड में एकदम हल्की सी लाइट दिखी, जबकि वहाँ पर पूरा अंधेरा था। मेरा ट्रक बहुत ही जल्दी उस जगह से आगे पास कर गया। मैंने ये सोचा कि शायद इतनी देर बाद यहाँ पर मुझे कोई मोटरसाइकिलिस्ट दिख गया है। अब मैं बता दूँ, जब मैं साइड मिरर्स में पीछे देखा तो मैं काफ़ी ज़्यादा आगे उससे आ गया था। लेकिन हैरानी मुझे बहुत ज़्यादा ये हुई कि वो जो भी चीज़ थी वो अब मेरे एकदम पीछे आ गई थी। लेकिन और भी ज़्यादा इससे डरावनी बात ये थी कि मुझे बस उसकी लाइट दिख रही थी, जिसे कि मैं हेडलाइट समझ रहा था। अब मैंने जानबूझ के अपनी ट्रक की स्पीड कम कर दी ताकि वो जो भी चीज़ थी वो मेरे से आगे निकल जाए। अब मैंने अपने लेफ्ट साइड मिरर में देखा तो मुझे और ज़्यादा हैरानी और डर लगने लगा, क्योंकि वो जो भी चीज़ थी वो मेरे पीछे ही आ रही थी, क्योंकि उसने भी अपनी स्पीड कम कर दी थी और वो मेरे ट्रक के पीछे ही एक स्पीड को मेंटेन कर रहा था। और जब मैंने और ध्यान से देखने की कोशिश करी तो वो कोई बाइक वाला नहीं था, बल्कि वो एक साइकिल सवार था। आप ही बताओ, एक साइकिल सवार 70 किलोमीटर स्पीड से चल रहे ट्रक को कैसे पकड़ सकता है? अब तक ये जो कुछ भी हो रहा था ये सब तो काफ़ी ज़्यादा अजीब था, लेकिन उससे डरा देने वाली चीज़ मैंने बाद में देखी। वो जो भी चीज़ थी उसने अपने शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं पहना था। मैं देख पा रहा था कि साइकिल पे सिर्फ मुझे सफ़ेद रंग की स्किन दिख रही है, ऊपर से नीचे तक एकदम लंबी और थोड़ी पतली। उसके हाथ और पैर इतने ज़्यादा लंबे थे कि वो बुरी तरीके से मुड़ रहे थे जब वो साइकिल चला रहा था। और ज़्यादा डरावना था उसका चेहरा, जहाँ पर ना तो आँख थी और ना ही नाक, बस थी तो एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल। दांत भी बिल्कुल इस तरीके के जो कि काफ़ी ज़्यादा दिखने में नुकीले दिख रहे थे। मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। मैंने अपने ट्रक की जितनी स्पीड बढ़ा सकता था मैंने बढ़ा दी, लेकिन अब मैंने देखा कि वो चीज़ मेरा पीछा शायद नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं उससे काफ़ी दूर आ गया था और वो मेरी आंखों से धीरे धीरे ओझल हो रही थी। अब तक मैं पूरी तरीके से पसीने से तर हो गया था। आखिर वो चीज़ थी क्या? मेरा दिमाग लगातार मुझसे पूछे जा रहा था। लेकिन इसके बाद जो मैंने देखा वो ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे इस बात पर यकीन दिला दिया कि कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी। दरअसल मैंने एक बोर्ड देखा जिस पे लिखा हुआ था मेरी डेस्टिनेशन का नाम, और उस बोर्ड पे लिखा था 50 किलोमीटर्स। लेकिन सबसे ज़्यादा डरावनी बात तो ये थी कि 50 किलोमीटर्स का मार्क मैं आधे घंटे पहले ही पार कर चुका था। मैं फिर से घूमकर यहाँ पे कैसे आ गया? ये बोर्ड मैंने ठीक उस
फिगर को देखने से पहले ही देखा था। मैंने फ़ौरन पलट के एक बार फिर से पीछे की तरफ देखा, लेकिन रोड इस बार खाली था। मैं काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन मेरे पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अब तक मैं गलतफहमी में जी रहा था, क्योंकि मुझे अचानक से इस बात का एहसास हुआ कि वो जो चीज़ थी, वो क्रीचर जो था, वो मेरे ट्रक के ठीक पीछे था अपनी साइकिल पर, और इसीलिए वो मुझे मेरे साइड मिरर्स में नहीं दिख रहा था। उसकी स्माइल इतनी ज़्यादा चौड़ी थी कि मुझे उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसके दांत इतने डरावने थे कि वो उनसे किसी को भी मार दे। मैंने एक बार फिर से ट्रक की स्पीड पूरी एकदम तेज़ कर दी, लेकिन इस बार इस चीज़ ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और वो पूरी रफ्तार से मेरे पीछे पीछे आ रही थी। उसका मुंह आसमान की तरफ था, मानो वो मेरे बच्चों के तरीके को देखकर हंस रहा हो। मैंने एक बार फिर से सड़क के साइड में देखा, एक बार फिर से एक और बोर्ड पार हुआ जिस पे फिर से मेरी डेस्टिनेशन का नाम लिखा था और लिखा था 50 किलोमीटर्स। अब मैं एकदम न्यूट्रल हो गया था। मुझे नहीं पता था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। सिर्फ मुझे यही महसूस हो पा रहा था कि आज शायद मेरी मौत का दिन है। मैं बस मन में अपने यही चिल्ला रहा था कि क्या चाहिए तुम्हें मेरे से, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, लेकिन मेरी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। फिर मैंने देखा उस चीज़ ने अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दी, मानो वो रुकना चाह रहा हो। ये देखते के साथ ही मैंने ट्रक को पूरी तरीके से एक्सेलरेट कर दिया ताकि मैं आगे निकल सकूं। मैं रोने लगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बच्चा अपनी मम्मी के लिए रोता है। मेरे साथ ही हो क्या रहा है? आखिर इस चीज़ का मैं ही विक्टिम क्यों बना? वो चीज़ थी क्या? सच बताता हूँ, मैं किसी भी पैरानॉर्मल चीज़ को नहीं मानता, लेकिन आज के बाद मेरा ये व्यू चेंज हो गया, क्योंकि आज मैंने ऐसी चीज़ों को देख लिया था जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि मेरे सामने फिर से वही बोर्ड आ गया था। अब मेरा दिल एकदम धड़कना भी बंद कर चुका था। मैं बस सीधी डायरेक्शन में बढ़ा जा रहा था और लगातार तीसरी बार घूमकर एक ही जगह पर आ गया था। और ज़्यादा खौफ तो तब आया जब वो साइकिल सवार आत्मा या फिर जो कुछ भी था वो मेरे पीछे से हटकर मेरे आगे आ गया। अब वो मेरे ट्रक के आगे आगे चले जा रहा था, लेकिन भगवान की कसम मैंने उसे एक बार भी अपने पीछे से आगे आते हुए नहीं देखा। तो उसने ऐसा कैसे करा, जबकि आसपास में सिर्फ सुनसान एरिया था, कोई घर भी नहीं था जहाँ से वो अचानक से आ जाए। अब वो चीज़ लगातार मेरे आगे आगे चले जा रही थी। उसके चेहरे की स्माइल अब भी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, और इस पल तक मुझे इस बात का समझ में आ गया था कि और कुछ नहीं बल्कि एक बैंशी है। बैंशी एक तरीके की चुड़ैली होती है जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक होती है। मैं एकदम ठंडा पड़ चुका था, लेकिन तब भी अचानक से मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कि अगर मुझे मरना ही है तब भी मैं एक बार कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं इस जगह से ज़रूर निकलूँ। मैं एकदम से अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, उसे कुचलने की सोच कर, लेकिन इससे उस चीज़ की बस स्माइल और चौड़ी हो गई। अब उसकी स्माइल उसके एक कान से उसके दूसरे कान तक जा रही थी, और उसके चेहरे पर आँख और नाक तो थी ही नहीं, वो बस डरावना लग रहा था। अब इतनी ही देर में एक बार फिर से एक बोर्ड ऊपर से गया और उस पर लिखा था 49 किलोमीटर्स। हे भगवान, मैं एक हल्की सी राहत की सांस आई और मैंने गाड़ी को और तेज़ कर दिया, और इस बार मेरा ट्रक उसकी साइकिल से टकरा गया और एक ज़ोरदार आवाज़ हुई। मैंने ट्रक को फ़ौरन रोका और ट्रक से बाहर निकला। उस चीज़ की साइकिल मेरे ट्रक के सामने कुचली हुई पड़ी हुई थी। मैं एकदम से भागकर ट्रक के पीछे की साइड गया, और जो मैंने पीछे देखा वो बहुत ज़्यादा खौफनाक था। वो क्रीचर, जो कि इंसान बिल्कुल भी नहीं था, वो पूरी तरीके से कटी फटी हालत में सड़क पर पड़ा हुआ था। उसकी अजीब सी हड्डियाँ थी जो कि सड़क पर बहुत ही बुरी तरीके से फैली हुई थी, और मरने के बाद भी इसके चेहरे पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्माइल थी। मैं तो बस सोच रहा था कि वो मर गया है, लेकिन वो हरामी नहीं मरा था। उसके अंदर से अजीब सी आवाज़ आने लगी। उसकी टूटी हुई हड्डियाँ या फिर जो कुछ भी था वो आपस में जुड़ने लगी। मैं इतना ज़्यादा डरा
कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। हे भगवान, आखिर ये चीज़ थी क्या। लेकिन मुझे समझ आ गया था कि अगर मैं यहाँ रुका तो मेरा मरना तय है। इसलिए मैं फ़ौरन भागकर ट्रक में बैठा और एक बार फिर से ट्रक को बैक करके आगे की ओर ले जाने लगा। मैंने अपने साइड मिरर में देखा कि वो चीज़ एक बार फिर से उठ खड़ी हुई थी। आखिरी बार जब मैंने उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक बार फिर से वही स्माइल थी। लेकिन इसके बाद मैंने ट्रक को बिल्कुल नहीं रोका और पूरी स्पीड में बस जाता रहा। ऐसा लग रहा था कि मैं कई घंटों से लगातार ड्राइव कर रहा हूँ और अब मुझे दिखा भी नहीं था। और एक बार फिर से मेरे सामने एक बोर्ड आया, उस पर लिखा था 25 किलोमीटर। अब मैं शायद उस चीज़ से आज़ाद था, ऐसा मुझे लग रहा था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ज़्यादा देर नहीं लगी मुझे उस 25 किलोमीटर को कवर करने में और मैंने अपनी डिलीवरी पूरी कर दी। लेकिन डिलीवरी पूरी करते के साथ ही मैंने एक रेजिग्नेशन दे दिया अपने बॉस को। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये सब इतना डरावना था या फिर नहीं था, लेकिन ये मेरे पर जो बीता है ना, वो मैं कभी नहीं भुला सकता। और मैं ही जानता हूँ कि इससे मेरे अंदर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। मैंने फ़ौरन वो जॉब छोड़ दी और उसके बाद मुझे आज तक पता भी नहीं है कि आखिर उस रात जो चीज़ मैंने देखी वो था क्या। मुझे नहीं पता वो कौन सा क्रीचर था। यही वो घटना थी जिसकी वजह से मैंने अपनी नौकरी को छोड़ना पड़ा। अब आप इस पर मानो या ना मानो, ये आपकी मर्ज़ी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाता रहूँ। मैं अभिषेक, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।